जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। कहते हैं लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी को थोड़ा और हम बढ़ाते हुए क्या वो बढ़ाया गया है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिकंदर। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट लिखे हुए हैं कुछ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, हमने पिछला जो वीडियो दिया था उसमें आपको बता दिया गया था कि सिकंदर व्यास नदी को क्रॉस नहीं किया था, वहीं से पीछे चला गया था, वापस हो गया था। रीजन भी बता दिए थे क्यों वापस हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, अब सिकंदर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सिकंदर देखिए मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। 20 वर्ष की आयु में वह सिंहासन पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। 335 ईसा पूर्व उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप के मृत्यु के बाद वह मकदूनिया का क्या बना था भैया? शासक बना था। कौन बना था? सिकंदर बना था। कौन बना था? सिकंदर बना था। और उसके घोड़े का नाम था ब्यूसीफेलस। बताया जाता है कि सिकंदर 12 वर्ष की उम्र में इस जंगली घोड़े को अपने काबू में कर लिया था। यह बेकाबू घोड़ा था, किसी के बस में नहीं हो रहा था। सिकंदर ने 12 वर्ष की एज में ही इसे अपने काबू में रखा और इसके साथ पूरा जीवन रहा। यानी जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक इसके साथ रहा। किस घोड़े के साथ? इसके घोड़े का नाम क्या है? और इस घोड़े के नाम पर एक नगर की स्थापना भी किया था। कौन? सिकंदर। इसके घोड़े का नाम था ब्यूसीफेलस। एग्जाम में आया हुआ है कि इस घोड़े का नाम क्या था। ठीक है, तो घोड़े का नाम क्या था? ब्यूसीफेलस था। यह अरस्तु का शिष्य था। यह इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट है कि पूछता है एग्जाम में कि सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। और ये सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये इसका थल सेनापति था। कौन सेनापति था? थल सेनापति था। और जल सेनापति निर्याकस था। कौन था भैया? निर्याकस था। इसके पॉइंट बता दे रहे हैं अभी। निर्याकस था। निर्याकस इसका जल सेनापति था। और थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अभी इसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सिकंदर ने हाइडेस्पिड यानी झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ एक युद्ध लड़ा था। राजा पोरस की कहानी क्या है? देखिए, झेलम नदी के किनारे कहां से पार हुआ था? देखिए, तो यहाँ में लिखा है कि 326 ईसा पूर्व में वल्ख के जीतने के बाद, वल्ख काबुल के पहले जीतने के बाद काबुल से होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया। पंजाब का उस समय शासक कौन था? राजा पोरस। बड़ा ही महान शासक था, बड़ा ही पावरफुल शासक था पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ और एक जबरदस्त युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ राजा पोरस और सिकंदर के बीच। और इसमें सिकंदर विजय हुआ। विजय के उपरांत भी जब विजय हुआ और इसकी वीरता को देखकर, किसकी वीरता को देखकर? राजा पोरस की वीरता को देखकर वो एकदम आश्चर्य रहा और खुश होकर उनको अपना, माना जाता है कि उनके जीवन दान दे दिया। यानी मृत्यु नहीं दिया, छोड़ दिया। किसको? राजा पोरस को। क्योंकि ये हिंदू राजा है, उसको छोड़ना पसंद नहीं है, बट कहा कि देखिए हम आपको छोड़ रहे हैं, बल्कि ये समझकर नहीं कि आपको हम जीवन दान दे रहे हैं, बल्कि अपना मित्र समझकर। क्यों मित्र समझकर? क्योंकि यह एक कैसा राजा था? बड़ा ही विशूर वीर
राजा था। कौन? राजा पोरस। उसकी वीरता को देखकर, और आगे बताया जाता है कि इसको वीरता को देखकर मित्र बना जाता है और बगल की जो कुछ गांव थे उसको देता है। किसको देता है? पोरस को। यह भी माना गया है कि सिकंदर की पत्नी राजा पोरस को अपना भाई समझती थी और हाथ में क्या बांधी थी? रक्षा बांधी थी। ये अभी हम बता रहे हैं क्या है? राजा पोरस की कहानी। राजा पोरस के बारे में क्या बताया गया कि राजा पोरस जो है, राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ और इसमें विजय कौन हुआ? सिकंदर हुआ। लेकिन राजा पोरस को छोड़ दिया और उसको अपना क्या बना लिया? मित्र बना लिया। कौन बना लिया? सिकंदर बना लिया। और यही मैं मानता है कि उसकी पत्नी उसे अपना भाई समझती थी। ठीक है। यहाँ पर क्या है? 325 ईसा पूर्व इसकी ब्यास नदी को पार करने से इसकी सेना मना कर देती है। बताए थे कि सेना मना कर दिए थे। कौन मना कर दिया था? सेना उसकी मना कर दी। क्यों मना कर दी? बता दिया गया था, पहले वीडियो में बताया था कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने में मना कर दिया था। वापस चला गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था, जो इस समय लगभग इराक में है। यह 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसकी मृत्यु बुखार से हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके अचानक पेट में दर्द हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर इसकी मृत्यु जो हुआ है, यानी इसका मृत्यु किसी युद्ध में पराजित होकर अर्थात हत्या नहीं किया गया है। इसकी मृत्यु स्वयं से हुई है, यानी बुखार या इसके किसी कारण से हुआ है। और एक एग्जाम को बहुत जरूरी आता है। एग्जाम में क्या आता है कि सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? तो सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। कितने महीने रहा? 19 महीने भारत में रहा। कौन रहा? सिकंदर रहा। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा। तो ये तो रही हमको किसके बारे में फैक्ट? ये रहा सिकंदर के बारे में कुछ फैक्ट थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग। अब हम बता चुके थे कि ये कौन? सिकंदर अब तो वापस चला गया। कौन वापस चला गया? सिकंदर वापस चला गया। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जब सिकंदर की, तो उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वह पुनः भारत पर आक्रमण करना चाहता है। पुनः भारत पर क्या करना चाह रहा है? आक्रमण करना चाह रहा है। पुनः फिर आना चाह रहा है। उससे पहले की क्या कहानी है? उससे पहले की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच है। अब जब वापस रहता है सिकंदर, तो चाणक्य का अब एक प्रॉब्लम तो दूर हो गया। क्या प्रॉब्लम दूर हो गई? जो सिकंदर यहाँ पर आ रहा था भारत में आक्रमण करने, अब वो वापस जा चुका है। कौन वापस जा चुका है? वापस जा चुका है सिकंदर, वापस जा चुका है। अब बदला लेना है किसको? चाणक्य को। किससे बदला लेना है? घनानंद को। क्योंकि घनानंद से तो उसने कहा था कि हम तुम्हारे नंद वंश का क्या कर देंगे? विनाश कर देंगे। और जब तक हम तुम्हारे प्रण रखा था कि जब तक हम नंद वंश का विनाश नहीं करेंगे, तब तक अपनी शिखा को, अर्थात जो चुंडी रखा था चाणक्य, अपनी शिखा को बांधेंगे नहीं। ये प्रण कौन रखा था? चाणक्य रखा था। अब ये क्या करना है? चंद्रगुप्त को लेकर यह आता है मगध पर आक्रमण करने। मानता है कि एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त आते हैं घनानंद से युद्ध करने, और घनानंद से युद्ध करने जब आते हैं तो कुछ टाइम कुछ ही सेना के साथ, क्योंकि बड़ी सेना नहीं थी किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी। एक छोटी सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य चल देता है कहाँ? घनानंद पर युद्ध करने। ये माना गया है कि युद्ध करने तो आते हैं, युद्ध करने आए, लेकिन उस समय घनानंद का पावर बहुत ज्यादा था, यानी उसके पास सैनिक बहुत ज्यादा थे। और कौन पराजित हुआ?
पराजित हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रधानमंत्री जो था चाणक्य, वो क्या हो गए, पराजित हुए और वहां से भाग खड़े हुए। जब भाग खड़े हुए तो वो भाग खड़े हुए तो एक जंगल के पास गए, भाग रहे थे तो एक कुटिया थी जंगल में क्या थी, कुटिया थी, और वहां पर माता जी एक थी, अपने पुत्र को भोजन दी थी, क्या दी थी, भोजन दी थी। और वो उस दिन तहरी होता है ना, खिचड़ी जैसा हम लोग बोलते हैं, वो तहरी दी थी खाने के लिए, और ये बीच में ऐसे वो दी है खाने के लिए, चावल में कुछ दे दिए खाने के लिए, जल रहा है, तो उसी में उनका बच्चा बीच में टच किया और जल गया। किसका बच्चा, उसका बच्चा जल गया, माता जो कुटिया में है उनका बच्चा जल गया, और उसी के घर के पीछे ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य छिपे हुए थे, क्योंकि घनानंद से जब युद्ध हुआ था उस समय पराजित हुए थे और भाग कर जंगल की तरफ भाग रहे थे। तो उसने क्या कहा, माता जी ने कहा कि तो उसने बच्चा कहा कि माताजी मैं जल गया, तो माताजी ने अपने बच्चे से बोली, अरे मूर्ख, तू भी चाणक्य जैसा ही कार्य कर रहा है, अरे ये चावल रखा है तो चावल बीच में भी काहे तुम खा रहे हो, अरे इसके ये जो सर्कल जैसा है ना, ये सर्कल जैसा है तो इधर से खाओ, धीरे धीरे खाते रहोगे और सूखता रहेगा, खाते रहोगे और ठंडा होता रहेगा, और तुम पूरा भोजन भी ग्रहण कर लोगे और जलोगे भी नहीं। यह जब बताई माता जी ने पुत्र को, यह माइंड में किसके आ गया, एक सीख मिली, किसको, चाणक्य को। बड़ा ही गजब का ट्रिक मिल गया, बड़ा ही गजब का हमको सीख मिल गया, यानी अभी हमको घनानंद से पराजित करना हमारे बस की बात नहीं है। पहले हमें क्या करना है, उसके चारों तरफ जितने भी सैनिक और उसके सेनापति जो घूम रहे हैं, जो फैले हुए हैं, धीरे धीरे उनको अपने कब्जे में करना है, धीरे धीरे उनको अपने कब्जे में करना है। तो उसको बताया जाता है कि चाणक्य ने ही नीति में लगाया था क्या, 20 नारी जो 20 नारी क्या थी, जिसके पास विष था, जहर था, पॉइजन था, ऐसी नारी, और वो लगा दिया। और लगाने के बाद जो अगल बगल के जितने भी सेनापति जो भी मेन चीज रखा था, सबके पास नारियों को भेजता था, और वो उसके संपर्क में आते ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। और ये चाणक्य गांवों में और अपने जंगलों में कबीलों के साथ मिलकर धीरे धीरे सैनिकों का विस्तार कर रहा था। विस्तार करते करते एक दिन इतना विस्तार कर लिया कि अब जब आक्रमण हुआ तो घनानंद क्या हुआ, पराजित हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का क्या बना, शासक बना। मगध क्या बन गया, शासक बन गया। कौन बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य बन गया मगध का शासक। अब मगध का शासक बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर अब इसकी कहानी क्या हो गई, यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गया, मगध का शासक बन गया। और वहां देखिए सेल्यूकस निकेटर जब इसकी मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु, सिकंदर की, 323 ईसा पूर्व में जब उसकी मृत्यु होती है, तो यहीं से अपने उधर नहीं जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। कौन, सेल्यूकस निकेटर। ये कहता है नहीं, हम मानने वाले नहीं हैं कि वहां पर कोई देवी देवता है और देवी देवता हमें रोके हैं, उसको विश्वास नहीं था। तो ऐसा विश्वास नहीं था तो वो क्या हुआ, फिर से वापस आया फिर से वापस आया और फिर भारत पर आक्रमण करने की प्लानिंग की। लेकिन इस समय क्या है, मगध का राजा कौन हो चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य हो चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन चुका है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका है मगध का शासक। मगध का शासक कौन हो चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर इसका एक युद्ध होता है, किसके बीच, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में अब जब इधर आता रहता है, तब चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि अभी हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, पहले सेल्यूकस निकेटर को पास आ जाने दो और कुछ माह बीत जाने दो, क्योंकि कुछ माह बीतते ही बारिश स्टार्ट होने वाली थी। और जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी सेना को भेजेंगे घोड़े से, और वो हाथियों से आ रहा था, इसलिए बारिश में घोड़े आराम से दौड़ पाएंगे और हाथी क्या होगी, बिछल कर गिर जाएगी, और उस पर वार करना हमें क्या होगा, फायदेमंद होगा।
इसलिए सेल्यूकस निकेटर को पास आने दिया गया, और जब आ गया सेल्यूकस निकेटर तो उससे और चंद्रगुप्त मौर्य से एक भीषण युद्ध हुआ। भीषण युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ? पराजित हुआ। अब उसकी मृत्यु ही आने वाली थी, अब जान जाने वाली है सेल्यूकस निकेटर की, लेकिन उसका भाग्य तेज था। किसका भाग्य तेज था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का बहुत भाग्य तेज था, क्योंकि वह अपने एक पुत्री को लेकर आया था, और उसी को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको नहीं मारा? सेल्यूकस निकेटर को नहीं मारा। ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पर टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे।